हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने हैं जिसका नाम है वृत्त। और आपके चैप्टर नंबर है 10वां। 10वां चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। इसके बारे में आज से हम इसको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। तो हमें पता होना चाहिए वृत्त कैसे होता है? गोल। ये क्या गए? वृत्त है। देखो, वृत्त आ गया। वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है? वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है? इसका नाम क्या है मेरे पास? केंद्र। इसका क्या नाम है? केंद्र। वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र। ये लिख दिया मैंने, केंद्र। वृत्त। और अगर मैं बना लूं वृत्त, वृत्त के अंदर ये क्या होती है? त्रिज्या। ये क्या होती है? त्रिज्या। आज हम इस चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखें, अगर वृत्त के बीचों बीच में अगर पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र। वृत्त के अंदर केंद्र से अगर मैं इसके परिधि को मिला दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर मेरे पास वृत्त है, ये मैंने बना दिया वृत्त। अगर मैं केंद्र से एक रेखा खींच दूं, केंद्र से, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं हम? व्यास। ये लिख दिया मैंने, व्यास। क्या हो गई? ये हमारे पास व्यास हो गई। यानी ये क्या हो गई मेरे पास? त्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र। ये हो गया व्यास। ये क्या हो गया? व्यास। अगर ये मेरे पास वृत्त है, वृत्त के अंदर ये जो आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। ये क्या होती है? जीवा होती है। ये सारी की सारी मेरे पास क्या है? जीवा है। सारी की सारी क्या होते हैं? जीवा। तो जीवा के अंदर ध्यान रखना है, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। अभी हम बाद में इसको क्या लिखेंगे? नोट के अंदर लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने, जीवा। जीवा के साथ ही आप लिख सकते हो इसकी परिधि। क्या लिख सकते हो? इसकी परिधि यहाँ पर लिखनी है। अगर ये मेरे पास क्या एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या होते हैं? परिधि। परिधि को मतलब ये अगर इसके चारों में अब अगर खेत में जावा नहीं, खेत वाले माठ दिया करे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर परिधि। ये क्या गई मेरे पास? परिधि होती है। परिधि, परिधि कितनी दिया करे हमारे पास? 2 पाई r। ये मैं लिख दिया 2 पाई r। ये आ गई मेरे पास परिधि। अगर हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। यह वृत्त क्षेत्रफल को मतलब दिया करे अंदर वाला भाग। क्षेत्रफल का मतलब क्या दिया करे? अंदर वाला भाग। ये क्या है मेरे पास? क्षेत्रफल। ये क्या गई मेरे पास? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मेरे को निकालना है त्रिज्याखंड, क्या निकालना है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड निकालना, तो ये मेरे पास क्या? केंद्र। केंद्र से ये मैं निकालूंगा त्रिज्याखंड। तो ये वाला छोटा वाला हिस्सा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। अगर ये मेरे पास एक वृत्त है, ये मैंने क्या बना दिया? वृत्त। वृत्त के अंदर मैं दो चाप काट रहा हूँ, ये यहाँ से और यहाँ तक। तो जो ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं चाप की लंबाई। ये क्या होती है? चाप की क्या होती है? लंबाई। चाप की लंबाई। इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। जब हम चाप काटते हैं ना, तो इनके जो दोनों चाप के बीच की दूरी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। या गई त्रिज्याखंड। एक इसी प्रकार एक होता है वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड। वृत्तखंड के अंदर क्या होता है? ये मेरे पास एक वृत्त है, ये एक मैंने जीवा खींच दी। तो ये छोटे वाला भाग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तखंड बोलते हैं। ये हो गया वृत्तखंड आ गया, है ना। ये आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, बात के अंदर ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के अंदर आने की 100% संभावना है। संभावना क्या है? एक क्वेश्चन आएगा, त्रिज्या व व्यास। क्या होता है? त्रिज्या व व्यास के अंदर आपको संबंध बताना है। किसके अंदर संबंध बताना? त्रिज्या व व्यास में संबंध। संबंध बताना। संबंध क्या होता है? त्रिज्या मतलब देखो, त्रिज्या क्या होते हैं? ये एक मेरे पास वृत्त है, ये क्या होते हैं? ये त्रिज्या है ना, केंद्र को परिधि से मैं मिला दूं, ये क्या होते हैं? त्रिज्या।
अगर मैं एक और त्रिज्या खींचूं इसके पास में, तो ये क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है ना। तो देखो व्यास तो बन गए, परंतु मैं त्रिज्या कितनी खींचती, 2। यानी देखो त्रिज्या कितनी आ गई, 2। 2r, r का मतलब क्या होता है, रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। 2r बराबर क्या होते हैं, d। d का मतलब व्यास हो गया। अब देखो 2r बराबर d, ये क्या आ गई मेरे पास संबंध, 2r बराबर d। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r बराबर d अपॉन 2, d अपॉन 2। ये आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है, आपके एग्जाम में आने की ये क्या है, 100% संभावना है। अगर आपको पूछे त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध है, तो आप क्या लिख सकते हो, दो त्रिज्या किसके बराबर रिएक्ट करे, व्यास के बराबर रिएक्ट करे। या आप लिख सकते हो त्रिज्या का मान व्यास का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब एक ध्यान रखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान हम क्या ले सकते हैं, 22/7, या क्या ले सकते हैं, 3.14, क्या ले सकते हैं, 3.14। ये आपके क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। या तो बोलेगा पाई का मान 22/7 लो, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो वहां पर आपको क्या लेना, 22/7। अगर वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा 3.14, तो हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14। ये वृत्त का क्षेत्रफल। एक होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख दिया। एक होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा त्रिज्या खंड, क्या होता है त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे लिखते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इसको थीटा बटा 360। थीटा का मतलब ये करें, इसके अंदर हमें क्या लेना, कोण लेना, थीटा की क्या लेना हमें, कोण। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया पाई आर इसको थीटा बटा 360। एक दिया करें ये चाप, चाप की अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप की लंबाई का क्या सूत्र है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र है हमारे पास पाई आर थीटा बटा 180। अगर हमें निकालने चाप की लंबाई, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर थीटा बटा 180। हमें क्या लेना, पाई आर थीटा बटा 180। अब अगर हमें निकालना वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या दिया करें, पाई आर इसको थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2, और पास में लगा देते हैं साइन थीटा। पाई आर इसको थीटा बटा 2, तो साथ में क्या लगाते हैं साइन, इसको साइन। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा लगाना। ये किसका क्षेत्रफल आ जाए, त्रिज्या खंड का, नहीं वृत्त खंड का आ जाएगा क्षेत्रफल। ये आपको इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है। एक अभी मैंने बताई थी सबसे बड़ी जीवा, क्या लिखा था यहाँ, यहीं पे लिखा देते हैं, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये आपको इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कभी छोटी छोटी बातें पढ़ी थी, केंद्र क्या होते हैं, त्रिज्या क्या होते हैं, व्यास क्या होते हैं, जीवा क्या होती है, परिधि क्या होती है, इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होते हैं, त्रिज्याखंड क्या होते हैं, चाप की लंबाई, वृत्तखंड। यहाँ पर अगर मैंने निकाल दिया त्रिज्या व व्यास में संबंध भी निकाल लिया। इसके अंदर हमने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये एक से चैप्टर का नाम क्या, वृत्त, चैप्टर का नाम क्या, वृत्त। और अगली एक्सरसाइज है 11, उसका नाम क्या है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके अंदर ये क्षेत्रफल वाली चीजें काम में आने वाली, जो भी मैंने लेकिन इधर वाले क्षेत्रफल वाली चीजें ये उस वहां पर काम में आने वाली है, ये आपको ध्यान रखनी है ना। अब इसके अंदर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं जो हमारे 10 एक्सरसाइज के अंदर आया हुआ है। जैसे अगर मेरे पास कोई वृत्त है, ये मेरे पास कहीं क्या है, वृत्त। अब देखो वृत्त के अगर मेरे पास बाह्य कोई एक बिंदु है, बाह्य बिंदु जिसका मैं नाम ले लेता हूँ पी, बाह्य बिंदु क्या है मेरे पास, पी है। ये एक मेरे पास बाह्य बिंदु जिसका मैंने नाम लिख दिया पी, क्या लिख दिया पी। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम, 2। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, 2।
कितनी स्पर्शिका खींचते हैं? 2। इसका नाम लिख दो ए और बी। तो हमेशा ध्यान रखना किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? 2 बाह्य बिंदु से। आगे देखो, अगला अगर हमारे पास आ रहे हैं, ये मेरे पास एक क्या वृत्त है, ये मैंने क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। छोटे छोटे बिंदु से वृत्त मिलकर बनता है। अगर मैं वृत्त पर, अगर मैं बोलूं वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? अनेक। क्योंकि प्रत्येक, देखो प्रत्येक बिंदु से मेरे पास क्या निकलेगी? स्पर्शिका। प्रत्येक बिंदु से क्या निकलेगी? स्पर्शिका। तो अगर मैं बोलूं वृत्त पर स्पर्शिका, वृत्त पर स्पर्शिका, स्पर्शरेखा, तो वृत्त पर स्पर्शिका कितनी खींच सकते हैं हम? अनंत। कितनी खींच सकते हैं? अनंत स्पर्शिका हम खींच सकते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन घुमा दे आपको, अगर क्वेश्चन पूछता है अगर वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के कितने बिंदु? एक बिंदु पर, तो हमेशा ध्यान रखना एक बिंदु मत तो हम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? एक स्पर्शिका खींच सकते हैं। एक बिंदु पर तो हम कितने खींच, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं हम? एक स्पर्शिका। अब वापिस देखो, अगर मेरे पास कोई बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से मैं कितनी स्पर्शिका खींच सकता हूँ? 2। वृत्त पर कितनी स्पर्शिका हो सकती है? अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींच सकता हूँ? 1। कितनी स्पर्शिका? 1। अगर ये मेरे पास कोई वृत्त है, ये मेरे पास क्या वृत्त है, अगर मेरे पास कोई रेखा है तो वृत्त को 2 भागों में प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद को मतलब 2 भागों में काटती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अगर मेरे पास कोई वृत्त है, अगर उसको 2 भागों में अलग-अलग प्रतिच्छेद करके तो उसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। इसी प्रकार जब मेरे पास वृत्त है, ये मेरे पास क्या है? वृत्त के ऊपर जब मैं स्पर्शिका खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ? स्पर्शिका। जिस बिंदु पर ये टच करती हैं, क्या करती हैं? जिस बिंदु पर ये स्पर्शिका टच करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जब वृत्त के एक बिंदु पर जब स्पर्शिका टच करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। अब एक और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, ये आपके पल में भी आया हुआ है 10.1। ये मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर मैंने खींच दिया, ये क्या है? केंद्र है, केंद्र है। ये क्या गई मेरे पास? त्रिज्या गई। क्या गई? त्रिज्या। मेरे पास कोई बाह्य बिंदु है ए, क्या गया? ए। अगर मैं ए से इस वर्ग के ऊपर स्पर्शिका खींचता हूँ, ए से क्या खींचती हूँ मैंने? स्पर्शिका। हमेशा ध्यान रखो, जब भी स्पर्शरेखा व त्रिज्या दोनों आपस में मिलते हो तो वहां पर क्या होते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। यानी स्पर्शरेखा त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। स्पर्शरेखा के क्या होते हैं? लंबवत। लंबवत को मतलब क्या करे? वहां पर कितना डिग्री का कोण बनाया करे? 90 डिग्री का कोण बनाया करे। वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाया करे? 90 डिग्री का कोण बनाया करे। ये आपको इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। जब भी ध्यान रखना बाह्य बिंदु कोई स्पर्शरेखा आ रही है, क्या ध्यान रखना? जब कोई स्पर्शरेखा आ रही है और त्रिज्या है, त्रिज्या ये दोनों आपस में मिल रही है तो वहां पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, है ना? अब इसी के बाद ध्यान, अगर मेरे पास वृत्त है, वृत्त है ना, तो वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं समांतर हो सकती है? वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं जो आपस में एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? समांतर। यानी 2 स्पर्शरेखा के आपस में कितने होते हैं? 2 स्पर्शरेखा। 2 स्पर्शरेखा आपस में क्या हो सकते हैं? समांतर। कितने हो सकते हैं? 2 स्पर्शरेखा होते हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं? समांतर। ऐसा भी आ सकता है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। अगर मैंने वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्शरेखा हो सकती हैं। ये आपके पहले का आंसर है कि पहले के ऊपर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? अनेक भी बोल सकते हो आप और अनंत भी बोल सकते हो ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? अगर मेरे पास किसी वृत्त की स्पर्शरेखा है,
स्पर्शरेखा उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर मेरे पास किसी वृत्त की स्पर्शरेखा है, ये मेरे पास स्पर्शरेखा आ रही है तो कितने बिंदुओं को टच करती है? एक बिंदु को। कितने बिंदुओं को टच करेगी? एक बिंदु को। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये कह रहे हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोल सकते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्शरेखा होती है। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। एक वृत्त में कितनी? एक वृत्त में दो समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो समांतर स्पर्शरेखा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यानी ये तो मेरे पास वृत्त है, ये हमारे स्पर्शरेखा है, ये जहां पर दोनों टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पर्श बिंदु कह सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलते हैं कि OQ की लंबाई कितनी है? 12। अब ये देखो, ये कह रहे हैं आपके पास में एक वृत्त है, तो आप क्या बना लो? एक वृत्त बना लो। ये बना लिया मैंने वृत्त। ये कह रहा है इसके अंदर आपके पास बाह्य बिंदु है जिसका नाम है Q। क्या लिखा? बाह्य बिंदु Q है। और आपके पास जो केंद्र है उसका नाम क्या है? O। क्या दिया हुआ है? O। इन दोनों को मिला दी। इन दोनों की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना। 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कह रहा है इसके अंदर एक स्पर्शरेखा खींची रखी, ये मैंने खींची स्पर्शरेखा जिसका नाम है PQ। स्पर्शरेखा मेरे पास क्या है? PQ है। तो इसके अंदर ये कह रहा देखो, तो ये कह रहा PQ का मान निकालना। हमें किसका मान निकालना है? PQ का मान निकालना है। इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें देखो एक त्रिभुज बनना है। क्या बनना है? त्रिभुज। पहले हमें दिया हुआ इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी? 5, यानी PO का मान क्या दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। OQ का मान कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। हमें किसका निकालना? PQ का। अब देखो यहाँ पर हमें देखो एक त्रिभुज बनता नजर आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना है, अभी हमने पढ़ा था जब भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों आपस में मिलती है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। और हमेशा बेटा एक ध्यान रखना, जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्ण कह सकते हैं। तो देखो कर्ण कहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि देखो ये आ रहा है तो इसके सामने वाली ये भुजा है तो ये तो क्या हुई? कर्ण है। ये तो क्या गया? कर्ण है। तो ये तो क्या गई मेरे पास? आधार। ये क्या गई? आधार। तो मेरे को किसका मान निकालना? लंब का मान। किसका मान निकालना है? लंब का मान निकालना है। देखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। देखो क्या आपको कर्ण का मान दिया हुआ? क्या दिया हुआ? कितना दिया हुआ? 12। तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 5, तो लिख दो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? PQ, तो लिख दो PQ का स्क्वायर। लिख दिया मैंने PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो PQ का स्क्वायर। ये 25 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 144 में से 25 को हमें क्या करना है? माइनस करना। किसके बराबर है? PQ के और स्क्वायर से। 144 में से 25 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करो, 4 में से 5 जाते नहीं, 14 में से 5 जाए कितना बचेगा? 9। अब यहाँ पर कितने? 13। 13 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 11 बराबर PQ का स्क्वायर। यहाँ पर लगा दी मैंने PQ का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? PQ बराबर कितना आ रहा है? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर में। तो आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर। तो मेरे पास PQ की लंबाई कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको किसका मान निकालना है?
पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसके अंदर लंब का मान निकालना है। महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि जब भी बाह्य बिंदु से इस स्पर्शरेखा का खींचते हैं तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो जो कर्ण होती है उसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। जो कर्ण होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा। ये आ गई कर्ण। यानी हमें कर्ण का मान और आधार का मान दिया हुआ है, तो हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान। हम पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। जो मान दिया है कि उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, पुट करना है, अपना आप क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें